दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के जैसे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यदि दोस्तों आप BHU ICAR जैसे दोस्तों अन्य संस्थाओं की तैयारी कर रहे हैं BSc एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा ये मॉडल पेपर है दोस्तों, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यदि दोस्तों आप यूपी कैटेट जेट ICAR BHU कोई भी यूनिवर्सिटी की दोस्तों तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सवाल जो आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव कीटनाशक के रूप में नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है पहले का हमारा डी ऑप्शन यानी वैनलेट। जी हाँ दोस्तों, जो वैनलेट है यह दोस्तों जैव कीटनाशक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, फसलों में। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों, एक मिनट, ठीक है। अब दोस्तों हमारा दूसरे नंबर पर हमारा आता है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ ऋतु की नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से बताना है इनमें से कौन सी फसल खरीफ ऋतु की नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन यानी तरबूज, ठीक है। दोस्तों जो तरबूज है यह दोस्तों खरीफ ऋतु की नहीं है, ठीक है, यह दोस्तों जायद ऋतु की है, ठीक है। और जबकि दोस्तों मूंगफली, कपास और सोयाबीन है यह दोस्तों खरीफ ऋतु की है, ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा अगला आता है दोस्तों, भारत के किस राज्य में धान की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है पश्चिम बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में धान की खेती सबसे अधिक की जाती है और साथ ही साथ दोस्तों पैदावार भी दोस्तों वहीं पर सबसे अधिक की जाती है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सी रेशे वाली फसल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है तीसरे का, वह दोस्तों हमारा हो जाता है डी ऑप्शन, ठीक है, यानी लोबिया। जी हाँ दोस्तों, जो लोबिया है यह दोस्तों रेशे वाली फसल नहीं है। अगला आता है हमारा दोस्तों, वे फसलें जो भूमि को अधिक से अधिक आच्छादन प्रदान करती है उसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन यानी मृदा आरक्षित फसलें। अब हमारा अगला आता है दोस्तों 14वें नंबर पर, धान की फसल में डेपोक विधि द्वारा पौध नर्सरी तैयार करने पर कितने दिन बाद है पौध तैयार हो जाती है, ठीक है, यानी रोपने के लिए तैयार हो जाती है, हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन यानी 12 से 14 दिन में। अगला आता है दोस्तों हमारा 5वें नंबर पर हमारा आता है मक्का, गन्ना प्लस गेहूँ माइनस पेड़ी कितने वर्ष की फसल चक्र है, यह हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन, ठीक है, यानी 3 वर्ष। अब हमारा अगला आता है दोस्तों 15वें नंबर पर, इस साइड देख लेते हैं, धान का टुंगरो रोग किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन यानी वायरस। जी हाँ दोस्तों, जो धान का टुंगरो रोग है वह दोस्तों वायरस के कारण होता है। अगला आता है दोस्तों हमारा 16वें नंबर पर, सोयाबीन में तेल या वसा की % मात्रा होती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो सोयाबीन में तेल या वसा होती है, ठीक है, जो तेल पाई जाती है वह दोस्तों 20 से 22% पाई जाती है, ठीक है। और जबकि दोस्तों प्रोटीन जो होती है वह दोस्तों 40 से 42% पाई जाती है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला आता है हमारा दोस्तों 17वें नंबर पर हमारा, भारत में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित की जाने वाली तिलहन की फसल है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है 17वें नंबर का, वह दोस्तों हमारा ए ऑप्शन ही हो जाता है मूंगफली। जो दोस्तों मूंगफली है या तिलहन की फसल है वो सबसे अधिक मतलब पैदा यानी उत्पादित की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा अगला आता है दोस्तों या 7वें नंबर पर, जब किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति यानी विन्यास के साथ साथ उगाई जाती हैं तो उसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन यानी मिश्रित फलोत्पादन। अगला आता है हमारा दोस्तों, सरसों की फसल में लगने वाली सफ़ेद गेरुई व्हाइट रस्ट रोग के नियंत्रण हेतु प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है दोस्तों हो जाता है हमारा ए ऑप्शन यानी एंडोफिल M45, ठीक है। दोस्तों एंडोफिल M45 जो है दोस्तों यह फफूंदनाशक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्द्रकलन रोग के लिए भी दोस्तों डैम्पिंग में एंडोफिल M45 मतलब प्रयोग किया जाता है। अगला आता है हमारा दोस्तों 9वें नंबर पर, भारत में गेहूं की बौनी जातियों की खेती कब आरंभ हुई। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है 9वीं का, और दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन यानी 1965 में। जी हाँ दोस्तों, जो भारत में बौनी मतलब जातियाँ थी, ठीक है, और दोस्तों 1965 में आरंभ हुई थी, ठीक है, हमारे भारत में। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न हमारा बनता है वह दोस्तों हमारा बनता है, अरहर का सबसे अधिक हानिकारक कीट है।
जी हाँ दोस्तों, ये हमें बताना अरहर का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन, यानी फली बेधक। जी हाँ दोस्तों, जो फली बेधक है यह दोस्तों सबसे हानिकारक कीट है। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चने में भी और साथ ही साथ में मटन में भी दोस्तों, ठीक है। ये हमारा जो फली बेधक है यह दोस्तों सबसे नुकसानदेह होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हमारा आता है मटर की सब्जी वाली किस्म है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा आर्केल। अब इसका बीज दर कितना होता है, तो उसको बीज दर होता है वो 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, सब्जी वाली फसलों के लिए। अगला आता है हमारा दोस्तों 10वें नंबर पर हमारा आता है असिंचित क्षेत्र में गेहूं की बुवाई के लिए संशुष्क प्रजाति है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है 10वें नंबर का वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन, यानी सी 306 व के 65, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा आता है ज्वार के हरे चारे अथवा पौधे के किस भाग में एससीएन की मात्रा अधिक होती है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है दोस्तों 23वें नंबर का, वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन, यानी ऊपरी पत्तियों में। जी हाँ दोस्तों, जो ज्वार के हरे चारे, ठीक है, यानी पौधे पर जो एससीएन पाया जाता है वह दोस्तों ऊपरी पत्तियों में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला आता है बाजरा का वानस्पतिक नाम है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन, यानी पेनिसिटम टाइफोइडिस, ठीक है। जबकि दोस्तों जिया मेज जो है, ठीक है, यह मक्का का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अब सोरगम बाइकलर किसका है, ठीक है, तो दोस्तों जो सोरगम बाइकलर है यह दोस्तों ज्वार का है, ठीक है। ओराइजा सटाइवा किसका है, तो दोस्तों ओराइजा सटाइवा धान का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। अब ट्रिटिकम एस्टिवम किसका है, ट्रिटिकम एस्टिवम दोस्तों गेहूँ का है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो इसमें दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, 42, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है 11वें नंबर पर गेहूं की बौनी किस्मों के भ्रूणार चोल, ठीक है, की औसत लंबाई होती है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी यानी 5 सेंटीमीटर। सो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। जल्द ही नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।